जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पटना। पटना हाई कोर्ट की एक वैकेंसी आई हुई है जिसका लास्ट डेट आपका 7 मार्च के लगभग है और 30 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम भी होना है। मतलब इतना फास्ट है सारा कुछ कि आप समझ सकते हैं कि जब भी वैसे हाई कोर्ट की वैकेंसी आती है समय बहुत कम दिया जाता है और सिलेबस भी इसका बहुत टफ होता है। सिलेबस की अगर हम बात करें, चूँकि जो बच्चे फॉर्म भरे होंगे उनको पता ही होगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 1200 रुपया फॉर्म भरने का फ़ी है। इसलिए जो अपने को उसमें सक्षम पाते हैं जो स्टूडेंट, वही फॉर्म भरें। पैसे को बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब सीट इसका पोस्ट इतना अच्छा है कि समझिए कि बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का आप फॉर्म भरते हैं, उससे भी अच्छा पोस्ट इसका माना जाता है। इसलिए प्रेस्टिजियस पोस्ट है, इसलिए अच्छे अच्छे स्टूडेंट का झुकाव इसमें ज़्यादा होता है। कमीशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। इसमें डराने वाली कोई बात नहीं है। हम इसमें ये बताएं कि अगर आपका एलिजिबिलिटी है और आप उस लायक खुद को पाते हैं तभी इसका फॉर्म भरना है। चूँकि आपको पता है जिस तरीके से दिया हुआ है कि 4 चरण में इसका एग्ज़ाम होना है। पीटी होना है जो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, रिटन टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और इसके बाद इंटरव्यू होना है। और ये चारों चरण आपको पास करना होगा, जिसमें कि आप देखेंगे पीटी का जहाँ तक बात है, जिसकी तैयारी अभी हम कराएंगे, उसमें जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि मैथ और रीजनिंग मिला के 25 मार्क्स का होगा। इसके बाद जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स का होगा, जनरल हिंदी 15 और कंप्यूटर अवेयरनेस 10 मार्क्स का टोटल होना है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 इसमें दिया हुआ है। इसके बाद जब रिटन टेस्ट इसका होगा, जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जो कि 60 मार्क्स का होगा, जनरल हिंदी डिस्क्रिप्टिव टाइप जो कि 40 मार्क्स का होगा, इसमें भी 40% मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 मार्क्स आपको लाना जरूरी है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, जिनको लगता है कि नहीं हमको एक गाइड की ज़रूरत है इस तैयारी के लिए, तो उसी के हिसाब से ये बैच क्रिएट किया गया है और आज से ही ये बैच प्रारंभ है। इसमें आप देखेंगे कि अभी डॉक्टर पंकज सर हैं मेरे साथ, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और इंग्लिश सर पढ़ाएंगे। चूँकि इंग्लिश का इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहना है, तो आपको समझ में आएगी। अभी डेमो वीडियो सर देंगे और पूरा लास्ट तक आप देखिएगा तो समझ में आएगी कि किस तरह का इंग्लिश की पेपर की पढ़ाई होगी। और समझिए कि यही आधार अन्य सब्जेक्ट के टीचरों से भी आप उम्मीद रख सकते हैं। हिंदी का भी डेमो अभी हम लोड करेंगे। डॉक्टर शुक्ला सर है, 22 साल का उनको टीचिंग कैरियर है, 22 साल पढ़ाने का अनुभव है। इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट में भी आप समझिए कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये आपका सामान्य क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और सब दिन से पूछा जाता रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन ट्विस्ट होता है, जिसमें बच्चे को परेशानी होता है, वैसे भी हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों को इंग्लिश को लेकर हमेशा से दिक्कत रहा है, तो इंग्लिश में ही होगा। तो इसमें 2 तरह का बैच हम क्रिएट किए हैं। एक तो पूरा कोर्स अगर करना चाहते हैं तो 699 रुपया लगेगा, इसमें पूरे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। दूसरा क्या कि अगर हम इंडिविजुअल इंग्लिश सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो 199 रुपया लगेगा, और कोई भी पेपर इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं तो वो मिनिमम फी में ही आपका सारा इसमें कोर्स दिया गया है। इसके लिए आपको द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर्ड हो जाना है और ये कोर्स आपको मिल जाएगा इसमें। इसके बाद आप देखेंगे कि एक और वैकेंसी आपका फॉर्म भराया हुआ था, 7698 पोस्ट का लगभग, बिहार सिविल कोर्ट का। और सिविल कोर्ट में चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा थी, स्टूडेंट भी ज़्यादा फॉर्म भरे हुए थे, तो उसके लिए हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा था और बैच अभी समाप्त भी हमारा हो गया है। लेकिन लास्ट मोमेंट में फिर भी अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम बैच नहीं बाय किए हैं और रिवीजन के पर्पज़ से ही हम बैच खरीदना चाहते हैं, तो अभी 80% तक उस बैच में, सिविल कोर्ट के बैच में हम फी का ऑफ किए हैं। होली को लेकर के एक ऑफर दिए हैं, 1500 रुपया का आप मात्र 250 रुपये में पूरा सिलेबस आप पढ़ेंगे। वो चारों पोस्ट का सिलेबस इसमें आपका कवर होगा, चाहे आप प्यून पोस्ट भरे हो, क्लर्क है, कोर्ट रीडर है, स्टेनो है, चारों पोस्ट का ये सिलेबस कवर करेगा मात्र 250 रुपये में। इसको भी द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके होली ऑफर में जाएंगे, वहाँ सिविल कोड का ये बैच दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो सिविल कोड क्लर्क का अलग टेस्ट हमारा चल रहा है और इसके अलावा प्यून का अलग टेस्ट चल रहा है, सप्ताह में 2 दिन करके। उसको भी आप बाय करके उसकी तैयारी के माध्यम से टेस्ट दे करके अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। अभी पंकज सर हैं, तो इंग्लिश का आप लास्ट तक वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। और हम लोग आज जो बैच लेके आए हैं, जैसा कि सर ने बताया, वो है हाई कोर्ट का, एएसओ के पोस्ट के लिए हाई कोर्ट का बैच आपके सामने आया हुआ है ना। अभी हम लोग बात करेंगे कि बैचेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना।
चलिए आ जाइए। तो बात कर रहे हैं हाईकोर्ट के पेपर के, और हाईकोर्ट के पेपर में जो सब्जेक्ट मैं आपके साथ जुड़ूंगा, जिसे आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो पेपर हमारा है इंग्लिश का। आपको पता है, मेरे बताने से पहले सारे बच्चे जितने भी फॉर्म भरे होंगे या अभी भर रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं सिलेबस बहुत अच्छे से देख चुके होंगे, और उन्हें मुझे बस थोड़ा सा पॉलिसी करना है। बहुत ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। आपको पता होना चाहिए कि इस हाईकोर्ट के पेपर में जो प्री है और जो प्री में इंग्लिश आना है, वो टोटल 25 क्वेश्चन आना है, और 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए आएगा। ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए आएगा। अभी मैं मेंस यानी डिस्क्रिप्टिव के ऊपर जाना भी नहीं चाह रहा हूं, अभी मैं प्री तक ही सीमित रखूंगा आपको। और पहले प्री हम लोग बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि 550 सीट्स कम नहीं है। मुझे लग रहा है कि हाईकोर्ट लास्ट पेपर 2016 में हुआ था, और 550 हाईकोर्ट के टर्म्स में बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही अच्छा सीट है। और सिर्फ फ्रेशर या कोई बच्चा अभी जो कंटिन्यूअसली तैयारी कर रहा होगा किसी पेपर का, सिर्फ वही फॉर्म नहीं भरेगा। जो लोग, जो स्टूडेंट या जो किसी ना किसी पोस्ट पे, अन्य पोस्ट पे होंगे, जिन्हें पटना या फिर बिहार के किसी रीजन से होंगे, जिन्हें अपने घर के पास नौकरी करना होगा, वो भी इस एग्जाम के लिए बहुत ही जोर लगा रहे होंगे। और मैं आपसे भी कहूंगा कि बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। अगर आपके गाड़ी में हाईकोर्ट लिखा रहेगा, है ना, तो उतना ही काफी है आपका स्टेटस बतलाने के लिए। किसी को और कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। किसी का सवाल मजाल नहीं है कि वो आपके गाड़ी के आसपास भी आ जाए, आपको रोकने की क्षमता रखे। इतना है इस पोस्ट की अवधान, तो ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग इस सिलेबस में आगे बढ़े, तो किसी भी रास्ते में हम लोग आगे चले मंजिल पाने के लिए, पहले उस रास्ते के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी हमें ले लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग पहले बात करें किसके, सिलेबस का। बहुत ही ध्यान से देखना है यार। जो भी स्टूडेंट चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, अगर उसको उस पर्टिकुलर जॉब लेने के लिए, उस पर्टिकुलर नौकरी के लिए अगर उसके सिलेबस पे पकड़ नहीं है, तो आप मान लीजिए कि 50% वो अपना नुकसान वहीं पे कर चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा, तो आप अपने हिसाब से बहुत कुछ पढ़ेंगे, और उस बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मोस्ट ऑफ द चीज जो है वो बिना काम वाला आप पढ़ गए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको यहां पे ज्ञानी बनने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको बस अपने एक सीट रिजर्व करना है। तो एकदम कंसाइज वे में, एकदम स्मार्ट वे में तैयारी करना है, और उस स्मार्टनेस का परिचय आपको अपने एग्जाम में देना है। पर उस स्मार्टनेस का परिचय आप एग्जाम में तभी देंगे जब आपकी तैयारी को उतनी धार मिल चुकी होगी। क्लियर है बात? तो जो इंग्लिश का 25 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, और जब मैं भी सिलेबस डिस्कस करूंगा, तो जितने भी वनडे एग्जाम्स होते होंगे और जितना भी इंग्लिश का सिलेबस बाकी एग्जाम्स में रहा है, बस वही सिलेबस आपके हाईकोर्ट में भी दिया। यानी उन सभी एग्जाम से कुछ भी अलग ना एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा है, ना ही कुछ भी पोर्शन हटाया है। तो ना जोड़ा है ना हटाया, इसका मतलब यह हो गया कि सिलेबस हमारा क्या है, और जितना भी इंग्लिश एक एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, चाहे वो ग्रामर पोर्शन ले ले, वोकैब पोर्शन ले ले, वो सारा का सारा आपको इस हाईकोर्ट के एग्जाम देने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही प्यार, बहुत ही तसल्ली और बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले इंग्लिश पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, या पहली बार जुड़ेंगे हमारे साथ, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस मुझे इतना पता है कि अगर आप जुड़ते हैं, तो इतना तो आप विश्वास रखिए कि कम से कम इंग्लिश में इस 25 सवाल में से 25 सवाल बनाने लायक तो मैं आपको बना ही दूंगा। इस 25 में से 25 कैसे लाना है, उस लायक तो मैं आपको तैयार कर ही दूंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा एग्जाम 30 अप्रैल को हो जाएगा, 30 अप्रैल। मैं मान के चल रहा हूं कि एग्जाम हमारा 30 अप्रैल को हो जाएगा। तो आज का दिन मैं हटा भी दूं, तो कल यानी 1 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक मैं मोटा मोटी मानूं तो हमारे पास 60 दिन है, 60 डेज है। और इस 60 दिन में मैं 10 दिन हटा देता हूं होली का, 10 दिन में हटा देता हूं होली के लिए, फिर भी हमारे पास बड़े आराम से कितने दिन बच जाते हैं? 50 डेज, 50 दिन हमारे पास है। इस 50 दिन को भी हम लोग बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्यार से, और आप हमारे साथ अगर जितनी मेहनत मैं करूं, जितना काम मैं आपको दे के घर भेजूं,
अगर उतनी काम आप करते हैं तो यकीन मानिए कि ये इंग्लिश से तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने जा रहा है, इस बात की तो मैं गारंटी ले ही सकता हूं। लेकिन वो तब होगा मेरे अकेले मेहनत करने से नहीं होगा भाई, है ना। और मुझे पता है नौकरी लेने के लिए बच्चे तो खैर जी जान लगा ही देते हैं, तो मुझे ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो हम लोग एक बार सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस में पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं ग्रामर सेक्शन का, और फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट तो सारा ही कुछ है, लेकिन फिर भी मैं लास्ट जो एग्जाम 2016 में हुआ मैं उसे कंपेयर करके सिलेबस आपसे मैं बताऊंगा, और फिर आप देखिएगा कि क्या आप अपने शौक के लिए पढ़ते और क्या आपको पढ़ना चाहिए था एक्चुअली में। तो ग्रामर में बात करें तो ग्रामर हमारा 2 हिस्से में बटा हुआ मिलेगा आपको। एक तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा हो गया, एक आपका हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है कि टोटल 8 तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। उसमें से आप इंटरजेक्शन को हटा दीजिए, यहां से सवाल नहीं आना है, इंटरजेक्शन को हटा दीजिए। तो टोटल 7 टॉपिक तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो गया। क्या क्या है वो? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, फिर प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। ये 7 टॉपिक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो गया। और बाकी जो बच जाएगा अन्य, जैसे कि आपको और टॉपिक रह जा रहे हैं, वो रह जा रहे हैं आपके आर्टिकल, है ना। फिर टॉपिक आपके सामने है क्वेश्चन टैग, टॉपिक आपके सामने है टाइम एंड टेंस, टॉपिक आपका रहेगा वॉइस, और टॉपिक आपका रहेगा नरेशन। और अगर पूछना चाहे, क्योंकि बहुत साल के बाद एग्जाम हो रहा है, तो हम लोग निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि कहां से सवाल नहीं पूछेगा, कहीं से भी पूछ सकता है। और जो आखिरी सेक्शन है वो हमारा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, एक एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत ही तसल्ली से। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन से लेकर के प्रेपोजिशन तक। आज हम लोग इसमें से नाउन से हम लोग टॉपिक क्लास को स्टार्ट करेंगे भी। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अलावा हमें पढ़ना है क्या है साथ में? आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, टाइम एंड टेंस, वॉइस एंड नरेशन। जब आप पिछले साल 2016 में जो पेपर हुआ उसके 25 क्वेश्चन को आप कंपेयर करेंगे, तो उस 25 सवाल में आपका वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन आपको नहीं दिखा होगा। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2016 में नहीं पूछा तो इस बार भी नहीं पूछेगा, कहीं पूछ लिया तो हम लोगों के लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एक नंबर। तो हम लोग कहीं से भी उस एक नंबर को भी गंवाने का रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। क्लियर है बात? और एक टॉपिक में लिख रखा हूं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, शायद ये आपके लिए नया हो, बाकी सारा चीज आपके लिए बहुत ही फेमिलियर होगा, बाकी सारा चीज आपके लिए बहुत ही फेमिलियर है। ये एक नया नाम है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन आपके लिए। और सुपरफ्लुअस का मतलब ही होता है, सुपरफ्लुअस का मतलब ही होता है अननेसेसरी। ध्यान दीजिएगा, सुपरफ्लुअस का मतलब ही होता है अननेसेसरी, जिसको आप अनावश्यक भी कह सकते हैं, है ना, जिसकी आवश्यकता ना हो। तो कहने का ये मतलब हुआ सिलेबस आप बहुत ही ध्यान से आपके कॉपी में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टॉपिक खत्म करते चलेंगे वहां पे आप उस टॉपिक को टिक करते चलेंगे, और उस टॉपिक से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आज हम लोग नाउन स्टार्ट करेंगे, तो नाउन के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनसे सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, पहली बात। फिर उस नाउन से आने वाले जितने भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है वो हम लोग क्वेश्चन साथ में करते चलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते चलेगा, टॉपिक के साथ हम लोग क्वेश्चंस को भी क्या करते चलेंगे, साथ ही साथ बनाते चलेंगे। और जब हमारा टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा फिर हम लोग उतरेंगे मिसलेनियस में, यानी टोटल प्रैक्टिस में। क्लियर है? मैं उसके बारे में भी अभी आपको जानकारी दे देता हूं। तो ये तो हमारा सिलेबस हो गया, है ना। सुपरफ्लुअस जैसे कहने का मतलब कि राज गो टू द मार्केट एंड रिटर्न बैक, कि राज गो टू द मार्केट
एंड रिटर्न बैक। तो आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो उसके साथ कभी भी बैकवर्ड क्यों लगेगा, जब क्योंकि बैक का भी मतलब तो सेम है। यानी दो ऐसे शब्द जिनका समान मीनिंग बनता हो वही आपस में क्या कहलाते हैं, सुपरफ्लुअस कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो ये तो हो गया हमारा ग्रामर पोर्शन की बात करते हैं अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो आपका है वोकैब सेक्शन, वोकैबलरी जिसे आप कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, आप इसे इग्नोर कर भी नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अगला सेक्शन हमारा है वो क्या है, वोकैबलरी का, वोकैब सेक्शन। आप इसे इग्नोर कर भी नहीं सकते हैं। आप पिछले साल का भी, जब आप पिछले साल कहने का मतलब जब लास्ट एग्जाम हुआ था 2016 में, तो आप उसका भी सेट आप उठा के देखेंगे तो 13 और 12 का रेशियो था। 13-12 कहने का मतलब कि ये 13 क्वेश्चन आपका ग्रामर पोर्शन कह लें या ग्रामर प्लस प्रैक्टिस पोर्शन कह लें, क्योंकि जो सवाल आपका बनेगा, जो सवाल तो आपका नाउन का डेफिनेशन तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, टाइप्स ऑफ नाउन तो पूछेगा नहीं, कहां से पूछेगा सवाल, नाउन के कॉन्सेप्ट से। अब नाउन के कॉन्सेप्ट से क्या क्या सवाल बन सकता है, कॉमन एरर से पूछा जा सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स बनाया जा सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाया जा सकता है। उसके अलावा जो प्रैक्टिस में आता है वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, क्लोज टेस्ट आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो ये 13 सवाल जो है वो इस सेक्शन से था, और जो बाकी 12 सवाल था वो यहां से था, वोकैब सेक्शन से। बाकी 12 सवाल कहां से था, वोकैब सेक्शन से। क्या था, कैसे आता है सवाल, जरा सा आप उसे देखिएगा ध्यान से। ध्यान दीजिएगा, वोकैब सेक्शन में हमारा आता है, एक तो आता है सिनोनिम्स, दूसरा आपके पास सवाल आता है एंटोनिम्स, आपसे पूछा जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, आपसे पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपसे पूछा जाता है करेक्ट स्पेल्ट कहें या मिस स्पेल्ट कहें, जो भी नाम से आप कहना चाहें कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 5 सेक्शन आपके सामने है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और करेक्ट स्पेल्ट। आप मोटा मोटी मान लीजिए कि उस 25 क्वेश्चन में से 50% तो यहीं से आना है। अब चाहे 12 सवाल कह ले 50% के लिए, या 13 सवाल कर ले, क्योंकि 12.5 तो होगा नहीं, है ना भाई। तो समझिएगा, सिनोनिम्स यानी जो समान मीनिंग दे, जिसको समानांतर शब्द आप कहते हैं, एंटोनिम्स जो विपरीत ऑपोजिट मीनिंग दे, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और करेक्ट स्पेल्ट है। अभी मैं एक एक चीज आपको बताता हूं कि सवाल कैसे बनता है, कैसे पूछा जाता है। और मैक्सिमम बच्चों का एक ही शिकायत रहता है कि सर याद करते हैं भूल जाते हैं। कोई गलत बात नहीं है, याद करना भूलना ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन अगर याद करने के तरीके यानी पढ़ने और पढ़ाने के तरीके अगर सही है तो भूलने का कोई गुंजाइश बनता नहीं। आज मैं आपको कुछ वर्ड सिखाऊंगा और आप मजाल है भूल के अब दिखा दे, ये मेरी गारंटी है। क्या भूल के बस दिखा दीजिए, याद करने के लिए मैं कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भूल के दिखा दीजिएगा। दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं। सिनोनिम्स की बात करें तो आपसे सवाल पूछा जाता है, कुछ भी सवाल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते देखिएगा। सिनोनिम्स में मानिए आपके सामने एक वर्ड आ गया है प्लम्प, और इस प्लम्प का आपको मीनिंग बताना है, फैट, थिन, स्मॉल, टॉल। 4 वर्ड आपके सामने हैं, 4 वर्ड आपके सामने हैं। आपको प्लम्प वर्ड का क्या बतलाना है, सिनोनिम्स बतलाना है। क्या बतलाना है, साइनो बताइए कि प्लम्प का मतलब क्या होता है, और वह मतलब बतलाने वाला इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। तो आपको 2 तरीका है वर्ड करने का, या तो एक रटे रटाए वर्ड्स रहे, या तो शब्दों के साथ कुछ ट्रिक रहे।
तो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर एक शब्द के साथ कुछ ना कुछ ट्रिक लग जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैं प्लम्ब की बात करूं तो प्लम्ब का मतलब होता है मोटा। अब जब मैं मोटा कह दिया तो आपका काम आसान कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही सेट होता है, आसान वर्ड हमेशा ऑप्शन में रहेगा और डिफिकल्ट वर्ड क्वेश्चन में रहेगा। अब अभी इस सवाल में मेरे हिंदी लिखने से पहले आपको इन चारों वर्ड्स का मीनिंग पता होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं पता है तो किसका मीनिंग था, प्लम्ब का। और जब इसी का मीनिंग नहीं पता तो अब क्या ही टिक लगा लीजिएगा, है ना भाई। अब जैसे ही मैं आपको कहा कि प्लम्ब का मतलब मोटा होता है, आप तुरंत अपना आंसर क्या कर लेंगे, फैट लगा लेंगे कि प्लम्ब का समानांतर या समान मीनिंग देने वाला वर्ड क्या है, फैट है। एक बात। दूसरी बात, इसी में इस बार सवाल को घुमा दे और इस बार इसी सवाल से कह दे कि आप जरा ये बताइए कि एंटोनिम्स बतलाइए इस क्वेश्चन का। सारा कुछ सेम, सवाल सेम, ऑप्शन सेम, इसका एंटोनिम्स बतलाइए। एंटोनिम्स भी ऑप्शन मौजूद है। क्या है वो, कि यार प्लम्ब है, प्लम्ब का मतलब मोटा, तो उसका पतला होने के लिए क्या वर्ड है, थिन है। क्लियर है। अब दूसरा गलती जो बालक करता है, सर हम 4 बजे उठते हैं और याद करते हैं। कैसे याद करता है, प्लम फैट प्लम फैट प्लम फैट प्लम फैट कर दिया, प्लम फैट कर दिया, पूरा रट लिया। अब जब रट लिया तो प्लम का फैट तो उसको याद रह गया, लेकिन ये अब वो भूल गया कि प्लम का फैट साइनो है कि एंटो है। अब सवाल आपको बदल दिया कि सिनोनिम्स इस बार नहीं पूछा और कहा कि इस वर्ड का आप एंटोनिम बदलाइए। और बच्चा कहीं ना कहीं दो चीजों में गलती करता है, या तो इम्पेशेंट वो हो जाता है कि सवाल देखता है और लगता है अरे ये हमारा याद किया हुआ क्वेश्चन आ गया है, और सवाल पढ़ेगा नहीं, सीधे टिक लगाएगा, निकल जाएगा। तो एक तो वहां से गलती हो जाता है, और दूसरा गलती प्रेशर में कर देता है। आया हुआ चीज वो इतना टेंस हो जाता है एग्जाम में कि यार, एग्जाम देने से पहले तो वो यही सोचना शुरू कर देता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अब वो आपके हाथ में थोड़ी है यार। मैं बार बार कहता हूं कि आपके हाथ में सिर्फ प्रोसेस है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप अपने काम को अच्छे ढंग से करके जाइए, रिजल्ट आपको फॉलो कर लेगा। अब आप ठीक ढंग से तैयारी नहीं करके जाएंगे तो रिजल्ट की क्या ही अपेक्षा आप रखेंगे। अब वो दिन तो है नहीं तुक्केबाजी वाला, अक्सर किसी तरह टिक लगाएं, एक ही एग्जाम होना है, बस टिक लगाएं, आ गया नंबर, चलो हो गया सिलेक्शन। यार 4-4 स्टेज में आपको पार करना है, कैसे हो जाएगा मामला। तो डेप्थ में जाके तो पढ़ना ही होगा आपको। तो कभी भी तोता के जैसा नहीं रटिएगा, अगर रटेंगे तो मामला खराब हो जाएगा आपका। क्लियर है। चलो, तो ये तो हो गया साइनो और एंटो की बात। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, या फिर इडियम्स की कर लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, दो तरीके का सवाल आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस से बन सकता है। एक, या तो सीधा सीधा इडियम दे दे, सीधा सीधा इडियम दे दे आपके सामने, है ना। इडियम दे दिया, टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट, और यहां पे कुछ भी ऑप्शन दे दे। अब आपको इसका मीनिंग अगर पता है, टू बाइट द डस्ट का सीधा सीधा, अच्छा टू बाइट द डस्ट मतलब धूल चटाने, यानी किसी को हराने की बात हो रही है ना, कोई हारा, उस से बात करें। अगर टू बाइट द डस्ट का अगर सीधा सीधा आपको मतलब पता है तो आप सीधा सीधा आंसर टिक लगाएंगे और निकल जाएंगे, है ना। टू गेट डिफीटेड वगैरह कुछ रहेगा ऑप्शन में। और अगर नहीं पता तो आप क्या ही तुक्का लगा लोगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये तो डायरेक्ट इडियम दे दिया आपसे और डायरेक्ट इडियम से पूछ लिया। दूसरा, सेंटेंस में आपको इडियम डाल के देगा और उससे आपको सवाल पूछ लेगा, है ना। कि अगर क्वेश्चन आपसे दे दे कि राज इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, राज इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, और आपको बोल्ड लेटर से ये दिया रहेगा, अंडरलाइन कहें या बोल्ड लेटर में लिखा रहेगा, ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, और उसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहेगा। क्लेवर कह दें या क्लेवर मेंबर कह दें,
पोस्ट मेंबर कह दें, ऑनेस्ट मेंबर कह दें, या फिर हार्ड वर्किंग मेंबर कह दें। अब आपके सामने सेंटेंस में दे दिया इडियम्स और उस इडियम को अंडरलाइन कर दिया, 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि राज इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। अब या तो सेंटेंस में आप दिमाग थोड़ा लगाइए, या फिर आपको द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली का मतलब पता होना चाहिए। तो जब काले शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कहीं भी एक सुखद या बढ़िया मीनिंग देने वाला वर्ड आपको नहीं मिलेगा। और बाकी आप ऐसे भी छांटना चाहें तो आप देख ले कि क्लेवर है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, ये तीनों के तीनों कैसे वर्ड हैं? कैसे वर्ड है? काफी प्लीजेंट साउंड करने वाले वर्ड है। तो एक ही वर्ड है जो अलग दिख रहा है, वो क्या है? वर्स्ट। अब एक सेंटेंस में, एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन तो सही हो सकता है, और वो सही ऑप्शन हमारा क्या है? वर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। क्लियर है बात? तो ये था बात इडियम्स का। आगे देखें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या करेगा? आपके सामने एक सेंटेंस दे देगा, है ना? सेंटेंस आपके सामने है, फियर ऑफ बाथिंग, फियर ऑफ बाथिंग, और 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन है एब्ल्यूटोफोबिया, एक्वस्टिक फोबिया, एरोफोबिया, और आपके सामने दे दिया एक्वाफोबिया। अब चलो, अब आप या तो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन कहें या रूट वर्ड का क्वेश्चन कहें, और सवाल तो ऐसा ही है। कह रहा है कि नहाने के डर को हम लोग क्या कहते हैं, है ना? कि वैसा व्यक्ति, आप में से भी कोई होंगे जिनको नहाना पसंद नहीं होगा, या तो पूरा सर्दी में महीने में 1 दिन नहाते होंगे आप। तो कह रहा है कि फियर ऑफ बाथिंग, जिसको नहाने से डर लगता हो, उनके लिए क्या शब्द बना है इन चारों में से? तो आपको दिख रहा होगा कि चारों में से एक वर्ड कॉमन है, वो क्या है? फोबिया। और फोबिया का मतलब ही होता है डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो ये चारों कहीं ना कहीं किसी ना किसी के डर की तो बात कर रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे। अब अगर आपको सीधा सीधा नहीं पता है यार, तो बहुत बार एग्जाम में आपके ऑप्शंस बहुत सारा काम कर देगा, बहुत सारा काम कर देगा। कैसे करेगा देखिएगा। एक्वास्टिक, एक्वास्टिक का मतलब ही होता है साउंड, है ना? ध्वनि की बात करता है। एरो, एयर से जैसा आपको सुनाई देता होगा, यानी हवा की बात कर रहा होगा, है ना? एक्वा वर्ड लिखा, एक्वा का मतलब ये तो पानी यानी वाटर की बात कर रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि साउंड के फियर को, है ना, कि ऊंचे आवाज या ध्वनि के डर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वास्टिक फोबिया। हवा के डर यानी फ्रेश एयर या उड़ने का भी, फ्लाइंग भी कह सकते हैं आप, है ना? तो उसके लिए क्या वर्ड आ गया? एरोफोबिया। और फिर अगला क्या है? पानी के डर को हम लोग क्या कहेंगे? एक्वाफोबिया। तो चलो, ये 3 में से नहाने का तो कहीं बात नहीं हुआ। अब एब्लूटोफोबिया का मतलब आपको पता हो चाहे ना हो, हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? एब्लूटोफोबिया ही तो बनेगा। क्लियर हो गया बात? ऐसा सवाल हमारे वन वर्ड से आता है। आगे बढ़ते हैं करेक्ट स्पेल्ड से। तो करेक्ट स्पेल्ड की अगर हम लोग बात करें तो 2 तरह का सवाल इससे फ्रेम हो सकता है। क्या है वो? एक सवाल पूछने का तरीका कि चारों ऑप्शन सेम रहेंगे। चारों ऑप्शंस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ले लें सेपरेशन, अब देखिए तो यहां पे चारों वर्ड्स एक समान है, सेपरेशन ही लिखा हुआ है, और इन चारों में से किसी एक ही वर्ड का स्पेलिंग सही होगा, और वही करेक्ट स्पेल्ड वाले शब्द को आपको क्या करना है? खोजना है। तो वो वर्ड क्या है हमारा? देख लीजिए, SEP। अब एक जैसा दिखेगा, बच्चा कंफ्यूज होते रहेगा कि क्या है। नहीं, ऐसे सवालों को बनाने का सबसे स्पष्ट तरीका क्या है? आप शब्द देख लिए,
आपके हाथ में कॉपी पेन रहता है, 2 घंटे आपके पास है, काफी समय है, आपके हाथ में कॉपी पेन है, आप खुद से सेपरेशन लिखिए, आप खुद से सेपरेशन लिखिए, और फिर जो आपका रिटर्न है, जो आप लिख रखे हैं, उससे आप ऑप्शन को मैच कराइए, कहीं पे मैच कर रहा है, करेगा, और जब करेगा तो वही ऑप्शन होगा। जहां से लगने लगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब मामला आपका फंस जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया पूछने का। दूसरा क्या कर सकता है, चारों में वर्ड्स अलग कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कमिटी, एक्वेरियम, कुछ भी वर्ड ले लें आप, फॉर एग्जांपल आप ले लें कमिटी, एक्वेरियम, गारंटी। चौथा वर्ड और कुछ आप ले लें, फॉर एग्जांपल जैसे ले लें गॉर्जियस। अब 4 अलग अलग वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। अब इन 4 में से किसी एक ही वर्ड का स्पेलिंग सही है, और वो क्या हो जाएगा, एक्वेरियम। चाहेगा तो इसे एक और तरीके से सवाल बना सकता है, वो क्या है पता है, 4 ऐसा ही अलग अलग स्पेलिंग देगा, और उसमें से 3 का स्पेलिंग सही होगा, किसी एक का स्पेलिंग क्या होगा, गलत होगा, और आपको कहेगा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड खोजने के लिए। तो ये भी एक तरीका है सवाल बनाने का, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बैचेस में बहुत अच्छे से। तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और फिर इसके बाद जो मिसलेनियस की बात मैं कर रहा हूं या प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, तो प्रैक्टिस में जो सवाल आपसे बनता है, फॉर एग्जांपल कॉमन एरर आपसे पूछा जाएगा, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है, क्या कह सकता है, पूछा जाएगा ही, आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपसे पूछा जाएगा, आपसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपसे पूछा जाएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट को ही आप PQRS के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्लोज टेस्ट, और फिर आपसे पूछा जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इतना चीजों से आपका 12 से 13 सवाल कंसिस्ट होगा, और बाकी का रेस्ट 12 सवाल, 11 सवाल, 13 सवाल जो भी है, वो अभी वोकैब पोर्शन जो हमने डिस्कस किया उससे, यानी दोनों सेक्शन को 50-50 वेटेज दिया है। तो हमारा नाउन प्रोनाउन पढ़ने से काम नहीं चलेगा भाई। आधा बच्चा तो यही करते रह जाता है कि वो महीना महीना दिन तो वो बस नाउन ही पढ़ने में लगा देता है। भाई अगर सिर्फ नाउन ही पढ़ने से अगर सिलेक्शन होता, अगर नाउन ही पढ़ने से सिलेक्शन होता, तो बाकी सिलेबस क्यों लिखा होता। क्लियर है बात को। तो सिर्फ नाउन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हर एक टॉपिक के एप्लीकेशन से हमारा काम चलेगा। क्लियर है, क्लियर है बात। जैसे आज मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा और आप भूल के बता दिए तो मैं मानूं, तो हम लोग वर्ड्स पे आते हैं। इन सभी से हम लोग कुछ नहीं तो इस बैच में कोशिश करेंगे कि 5000 से ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, चाहे टॉपिक वाइज मिसलेनियस जैसे करने। इस पूरे बैच में, इस हाईकोर्ट के बैच में हम लोग अगले 50 दिन में हम लोग कुछ नहीं तो 5000 सवालों का हम लोग क्या कर ले, अच्छे से डिस्कशन कर लें, देख ले। और अगर उतनी सवाल जितना मैं आपको करा दूंगा और उतना अगर आप करके जाएंगे, तो यार इतनी बात तो आप मान ही लें कि उस 5000 में से 25 सवाल तो आपको नहीं परेशान करेगा। इतना तो भरोसा आप रख ही सकते हैं मुझ पे, है ना। चलिए, तो मैं आज दिखाता हूं कुछ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स देखिए आप, मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं पहले, और इनका हम लोग सीखेंगे, सिनोनिम सीखेंगे, सिनोनिम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा जरा ध्यान से, मैं वर्ड्स लिखने जा रहा हूं। वर्ड है ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर के बाद आप देखिए
फ्यूटिलिटी। तीसरा वर्ड आप देखिए, अब्रिज। नेक्स्ट वर्ड स्टैगर। ओबेस। 5 वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है और पांचों एकदम अलग लेवल के वर्ड्स है। अगर पहली बार आप देखेंगे तो शायद सारा वर्ड आपके लिए एकदम नया है। अब इसको पढ़ने का 2 तरीका, या तो मैं सीधा सीधा मीनिंग बता दूं और कहूं कि यार इसका यही होता है, रट लो। एक तो वो तरीका हो गया, या फिर दूसरा जो मेरा काम है, आपका काम आसान करना ना कि बढ़ाना। तो आसान करते हुए अगर सीखेंगे तो आज के बाद आप इनमें से कोई वर्ड आप नहीं भूलेंगे। देखिएगा, हर एक वर्ड में कहीं ना कहीं कीवर्ड छिपा होता है। अगर उस कीवर्ड को आप देखना शुरू कर दें, और वो देखने का आपका नजरिया तभी डेवलप हो पाएगा जब मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर लेंगे, है ना। वो हम लोग कर लेंगे साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब हम ग्रैंडुअर कहते हैं तो यहां से एक कीवर्ड हमको दिख रहा है, और वो कीवर्ड क्या है? ग्रैंड। क्या है कीवर्ड? ग्रैंड। तो ये अब ग्रैंड आपके लिए बहुत ही फेमिलियर वर्ड हो गया कि यार बड़ा ग्रैंड शादी था, बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन था। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी में एकदम ग्रैंड रिसेप्शन रखा था, ग्रैंड शादी था। ग्रैंड 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 कई बार आप सुने होंगे। यानी इस ग्रैंड का मतलब क्या निकल के आ गया? भव्य कहें या विशाल कहें। क्लियर है? भव्य कहें या विशाल कहें। तो इस ग्रैंड का मतलब से आपने इस वर्ड का मीनिंग लगा दिया। क्या बन गया वो मीनिंग? ग्रैंडुअर। अब इस ग्रैंडुअर के लिए आपके ऑप्शन में क्या वर्ड दे सकता है? मैग्निफिसेंट दे सकता है, स्प्लेंडर दे सकता है, स्प्लेंडिड दे सकता है ना। शानदार जिसे आप कहते हैं, है ना, विशाल या शानदार भी कह सकते हैं आप। तो क्या क्या साइनो आपने सीखा? भले ही ये 5 वर्ड है, पर ये 5 आपके लिए 25 बराबर हो जाएगा अभी। तो ग्रैंडुअर आपने एक वर्ड सीखा जिसका मतलब भव्य कहें, विशाल कहें, शानदार कहें, और उसके लिए क्या साइनो हो जाएगा? मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडर, स्प्लेंडिड। क्लियर है बात? तो अब आप भूलेंगे कभी ग्रैंडुअर का मतलब? नहीं भूलेंगे। क्यों? कि ग्रैंडुअर में अब आप सबसे पहले आपको ग्रैंड दिखेगा, और ग्रैंड से आपको आइडिया लग जाएगा क्या कि विशाल की बात कर रहा है, भव्य की बात कर रहा है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरे वर्ड पे आते हैं हम लोग। अगला वर्ड देखिए, वर्ड आपके सामने फ्यूटिलिटी। क्या है वर्ड? फ्यूटिलिटी। तो शब्द को पढ़ने का तरीका भी है भाई। FUTILITY, आपके सामने यही वर्ड है। तो किसी भी डिफिकल्ट वर्ड को पढ़ने का एक तरीका क्या है? आप उस वर्ड से वॉवेल्स को पहले निकालिए। तो इस वर्ड में कितने वॉवेल है? 3। फिर एक शब्द में जितने वॉवेल, वह वर्ड उतने सिलेबल में ब्रेक होगा। अगर सिलेबल आप नहीं समझते हैं तो छोड़िए उसे, बस इतना ही समझिए कि एक शब्द में जितने वॉवेल, वह शब्द उतने हिस्से में टूटेगा। तो इस शब्द में कितने वॉवेल हैं? 3। तो शब्द कितने हिस्से में टूटेगा? 3 में। वो क्या क्या है? फ्यूटिलिटी। तो हम लोग क्या पढ़ दिए? फ्यूटिलिटी। क्लियर है बात? तो फ्यूटिलिटी पढ़ लिए हम लोग, और फ्यूटिलिटी का मतलब देखते हैं। तो पहले कीवर्ड निकालेंगे। तो यहां से एक कीवर्ड निकला, और वो कीवर्ड क्या है? फूटी। क्या है कीवर्ड? फूटी। अब आपको हम लोग कई बार कहते हैं कि यार अगर घर में कोई टूटी फूटी चीज है तो वो किसी काम का नहीं है। टूटी फूटी चीज है तो कोई किसी काम का नहीं। यहाँ पे क्या वर्ड निकला? फूटी निकला। यानी कोई फूटा चीज है, टूटा चीज है, मतलब वो हमारे लिए क्या हो गया? बेकार हो गया। क्या हो गया? बेकार हो गया। और जो बेकार हो गया, तो बेकार के लिए हम लोग क्या वर्ड सीखेंगे? यूजलेस कहिए या फिर यूजलेसनेस कहिए। इन दोनों का ही मतलब क्या होगा? बेकार हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड हमारे सामने है अब्रिज। अब्रिज। तो यहां से एक वर्ड आपको दिखा होगा ब्रिज, और ब्रिज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पुल। क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। अब आप देखिए ना, मानिए आपके गांव वगैरह से कोई नदी गुजरता हो, और उस वजह से दूसरे गांव जाने के लिए आपको 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता हो।
अब उस नदी के ऊपर एक पुल बन गया, तो उस पुल बनने से एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यानी ब्रिज का काम या पुल का काम क्या करता है, उसे छोटा करना। तो अब ब्रिज का मतलब क्या हो गया, छोटा करना। क्या हो गया, छोटा करना। अब छोटा करना करने के लिए जो भी वर्ड आप सीख लें सारे आसान वर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप शॉर्टन कहें, चाहे आप डिमिनिश कहें, चाहे आप डिक्रीज भी कह सकते हैं, चाहे आप एब्रिविएट भी कह सकते हैं, है ना। इन सारे वर्डों का मतलब क्या हो जाएगा, अब्रिज, जो कि है छोटा करना। क्लियर है बात, आसान अब लग रहा होगा आपको पूरा समझने में। तो शब्द इसी प्रकार से पढ़े जाते हैं और यही मजा देगा आपको वर्ड्स पढ़ने में। फिर आप नहीं बोलेंगे कि सर हम लोग भूल जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले शब्द पे आते हैं। अगला वर्ड देखिए हमारे सामने क्या है, वर्ड हमारे सामने है स्टैगर। वर्ड क्या है हमारे सामने, स्टैगर वर्ड है। चलो स्टैगर से हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं। देखिएगा स्टैगर से यहाँ पे एक वर्ड हम लोग यहाँ से बाहर निकालें, क्या, स्टैग। क्या निकाले, स्टैग। तो आप सुने होंगे जो आपके घर वगैरह में, जो आप लोग भी थोड़ा सा मदिरा के शौकीन होंगे, तो एक शराब आता था, वाइन, अभी भी आता है, आता था क्या, बिहार में नहीं आता होगा लीगली, पर पहुंच तो जाता ही है। तो एक शराब आता था रॉयल स्टैग, नाम सुने होंगे आप, है ना। तो रॉयल स्टैग एक शराब है, हमने एक स्टैग वर्ड निकाला, वहां से आपके दिमाग में रॉयल स्टैग आना चाहिए। और रॉयल स्टैग आते ही कोई भी व्यक्ति जो क्या करे, शराब ले, मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा। जो आप में से भी कोई शौकीन होंगे कि सर कहीं से तो दिला दे अब तो होम डिलीवरी है, तो खैर बिहार में लाया नहीं जा सकता, बोलने में तो कोई आपत्ति नहीं है। तो रॉयल स्टैग, तो कोई भी व्यक्ति जब शराब पीता है तो क्या वो संतुलित रहता है, नहीं, उसका शरीर से लेकर जीभ सब लड़खड़ाना शुरू होता है। तो स्टैगर का मतलब हो जाएगा लड़खड़ाना। क्या हो जाएगा स्टैगर का मतलब, लड़खड़ाना। अब लड़खड़ाना के लिए आप क्या कहिए, बुबल कहिए, टॉटर कहिए, या फेल्टर कहिए, इन सभी का मतलब क्या हो जाता है भाई, लड़खड़ाना हो जाता है। क्लियर है, बुबल, टॉटर, फेल्टर, इन सभी का मतलब क्या हो जाता है, लड़खड़ाना। और हमारा आज का आखिरी वर्ड है, और वो वर्ड क्या है, ओबेस। क्या है वर्ड, ओबेस। चलिए ओबेस। अब इसके लिए कीवर्ड कुछ हम लोग देखते हैं, क्या कीवर्ड निकलेगा ओबेस के लिए। देखिए तो इसको हम लोग कह सकते हैं ओ, और ये थोड़ा सा भैंस की तरह साउंड कर रहा है, क्या, ओ भैंस। तो घर गांव में या अपने भी परिवार में या बाहरी लोग जो मोटा है उसको हम लोग कैसे संबोधित करते हैं, ओ भैंस इधर आओ। तो ओ भैंस कहने का मतलब ही क्या हो गया, मोटा। क्या हो गया, ओ भैंस का मतलब मोटा हो गया, ओ भैंस का मतलब, है ना भाई। और जब मोटा हो गया तो आपके ऑप्शन में जो भी वर्ड दे दे, चाहे फैट दे सकता है, टाउट दे सकता है, प्लम्प दे सकता है, कॉर्पुलेंट दे सकता है, इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है, मोटा होता है। क्लियर है बात, क्लियर है। तो भले ही हमने 5 वर्ड लिया, पर उस 5 वर्ड के ट्रिक को भी हमने देख लिया, और साथ ही साथ उससे मिलते जुलते और भी जो बाकी वर्ड्स हैं उन्हें भी हम लोग देख लिए। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग हर क्लासेस में 1 घंटे क्लास में 10 से 15 मिनट हम लोग वोकैब पे काम करेंगे, और बाकी रेस्ट 45 मिनट हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर पोर्शन पे काम करेंगे। और फिर अगर मैं बात करूं तो इस 50 दिन के क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 45 और 15 के रेशियो में डिवाइड कर दें। 45 और 15 कहने का मतलब क्या है कि इस 45 दिनों में हम लोग हर एक टॉपिक विथ डिस्कशन देख लें, हर एक टॉपिक विथ डिस्कशन देख लें, और जो रेस्ट 15 देश है इसमें सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस प्रैक्टिस देखेंगे। क्या देखेंगे, मिसलेनियस प्रैक्टिस। क्लियर है बात। तो ये
हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे 45 दिन में, और इन टॉपिक से मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन सारे कर लेंगे, और बाकी 15 दिन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग जम के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अंततः आपको एग्जाम में सवाल ही तो बनाना है। क्लियर है बात? तो यार बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही एकदम लाभदायक ये बैच होने वाला है आपको। और सिर्फ जो फी है मात्र 199 रुपया रखा गया है यार। अब हाईकोर्ट की नौकरी के लिए और इंग्लिश का जिसमें इतना वेटेज है उसके लिए 199 रुपये क्या ही आपके लिए है। तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करिएगा। टाइम आपको पता ही है कि बैच का टाइम डेली इवनिंग में 6 से 7 PM चलेगा। क्लियर है? तो कल के क्लास में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हम लोग करेंगे वो टॉपिक हमारा है नाउन, से हम लोग कहते हैं संज्ञा, है ना। तो हम लोग ये टॉपिक कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं बस इंट्रोड्यूस कर देता हूं टॉपिक को, है ना, फिर हम लोग कल इस पे आगे बढ़ेंगे। तो नाउन या संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि किसी भी व्यक्ति, स्थान है वगैरह को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या इंग्लिश में पढ़े होंगे कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। यानी इन शॉर्ट अगर हम लोग कहें तो हम लोग क्या कहेंगे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या कहेंगे? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्लियर है? और फिर इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे। जैसे अगर मैं अपना नाम कहूं तो ये नाउन है, पटना की बात करें तो ये नाउन है, लड़का बोलें तो नाउन है ना, कॉटन बोलें, रुई बोलें तो नाउन है, जूरी बोलें तो ये नाउन है। तो ये सारे क्या है, नाउन है। और ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के नाउन है, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के नाउन है। अब नाउन के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग कल के क्लास से, वहां से कहानी को हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बात?